सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं F5 बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 3 का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा जिसके अंदर मैंने फंक्शंस को डिटेल में समझाया, फंक्शंस क्या होते हैं एज अ रूल, तो वो सारी चीज़ें आप सब लोग देख सकते हो। तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी लेक्चर नंबर 1 की, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। एंड वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि आपको मतलब हमको भी मोटिवेशन मिले आगे की मतलब नए नए वीडियोस को लाने की, ओके। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर तो मेनली आपको सिर्फ 5 ही टाइप्स के बताए गए हैं, और भी अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में नहीं बोला गया है। सिर्फ मेनली 5 जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बताए, जो कॉमनली होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, ओके। तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है अलग अलग टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लीनियर फंक्शन। मे भी आपने पढ़ा होगा 10वीं में लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे रहता है ना अपना a=bx, या फिर आपने ऐसे देखा होगा y=, ऐसे रहता है ना अपना a+bx, आपने ये पढ़ा होगा। या फिर मैं आपको नंबर्स में दिखाऊँ तो ऐसे रहता है y=2+3x, आपने ये वाला इक्वेशन पक्का पढ़ा होगा 10वीं में, ठीक है। तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं जिसमें अपने पास एक वेरिएबल y होता है, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और एक और आपके पास वेरिएबल होता है जिसके पास कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, चिपक के रहता है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट भी होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आपने में भी पढ़ा होगा कि इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है जहाँ पर ये 2x है, मान लो यहाँ पर 2x² है, एंड यहाँ पर मान लो 1+ है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको में भी अब याद आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर फंक्शन है वो यही वाला है जो अपने जितने भी मतलब फंक्शंस होते हैं जो लीनियर इक्वेशन से बनते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अपने पास एक y होता है, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, एंड देन आपके पास जो रहता है एक अपने पास वो रहता है, मतलब बेसिकली एक दूसरा वेरिएबल होता है, x वेरिएबल होता है। तो ऐसे जो अपने फंक्शंस होते हैं इसको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ नॉर्मली जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन में ही बनता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया इन लीनियर फंक्शन ईच टर्म कंटेन्स एट मोस्ट वन वेरिएबल, यानी हर एक जो मतलब रहता है लीनियर इक्वेशन के अंदर बोला गया कि हर एक जो मतलब टर्म्स है उसके अंदर एक वेरिएबल होता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप आगे समझोगे कि एंड एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 1। एक्सपोनेंट ऑफ मतलब क्या होता है, देखो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जैसे एक वेरिएबल है x, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं ये 2 दे दूँ, इसका स्क्वायर ले लूँ उस वेरिएबल का, तो बोला जाएगा ये जो x वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, ठीक है। अब वहीं पर अगर मान लो ये x है और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, आपको पता होगा कुछ नहीं का मतलब होता है 1 लिखा है, ठीक है। तो जब 1 लिखा रहता है किसी के ऊपर तो बोला जाएगा इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो यहाँ पर मेनली लीनियर इक्वेशन के अंदर यही होता है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो x वेरिएबल होता है मेनली उसका जो एक्सपोनेंट होता है, यानी जो ऊपर जो नंबर होते हैं स्क्वायर में, मतलब यहाँ पर ऊपर जो रहते हैं वो 1 होते हैं। 1 का मतलब बेसिकली यहाँ पर लिखा भी नहीं रहता, आप नॉर्मल इक्वेशन के अंदर 1 नहीं लिखते हम, ठीक है, 1 को छोड़ देते हैं। जैसे सामने 1 होता है आपको मालूम है, लेकिन हम नहीं लिखते उसको, ठीक है। मे भी आपको याद होगा, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, आप इतना समझो कि 1 होता है, ठीक है। 1 मतलब यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, ओके, सिर्फ x लिखेंगे। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं फंक्शन के अंदर, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं, जिसके वेरिएबल के ऊपर जिसका एक्सपोनेंट 1 होता है, ओके। बस इतना आप याद रखो। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ f(x) = a+bx, ठीक है। मतलब क्या f(x) का मतलब क्या है, जैसे आपको मालूम है ये फॉर्मूला f = f(x), ठीक है। तो आप f(x) भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, आपको पता है। तो यहाँ पर f(x) लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो y = a+bx, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका जो x है इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और वहीं पर अगर स्क्वायर होता तो ये अलग हो जाता, ओके। तो हियर b रिप्रेजेंट द स्लोप, यहाँ पर अपना ये जो b है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर बोला गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और इन द अदर वर्ड द बिहेवियर कोएफिशिएंट। बेसिकली आपका ये जो b है एक कोएफिशिएंट होता है कि आपका जो x है उसके अंदर कितना डिग्री आप चेंज कर रहे हो, 5 गुना उसको चेंज कर रहे हो, 3 गुना चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है इसलिए इसको बोला जाता है, ये स्लोप दिखाता है, ये कोएफिशिएंट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एंड a जो रहता है वो अपना वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है, बेसिकली अपना जो a होता है ये कांस्टेंट आप कह सकते हो, वो होता है जो ऐसे टाइम पर होता है जब आपकी जो x की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी तभी वो रहेगा आपके पास a। मतलब क्या, जैसे यहाँ पर आप कंजम्पशन फंक्शन देख सकते हो, ये एग्जांपल बेस्ट है इसको समझाने के लिए कि जैसे आपका नॉर्मल देखो, अब मान लो आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, अभी मान लो जैसे आप अभी दे लो, आप मान लो कोई इनकम आपकी नहीं है, ठीक है, आप कमाते धमाते नहीं हो, लेकिन आपके खर्चे तो बिल्कुल है, ठीक है।
अब आपकी इनकम ज़ीरो है, यहाँ पर आपकी इनकम है, बट खर्चे अभी भी आपके हैं, ठीक है? अभी भी आप थोड़ी बिना खाना पिए रहते हो, कुछ ना कुछ तो खर्चा करते हो। अगर देखो आपके पास पैसे नहीं रहते तो लोग लोन लेके खर्चा करते हैं, ठीक है? आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप लोन लोगे, कहीं से कुछ करोगे, कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके खाने पीने के लिए पैसा रखोगे, ठीक है? भूखे थोड़ी मरोगे। तो ऐसे टाइम पर जब आपकी इनकम ज़ीरो रहती है तब भी आपके पास कुछ ना कुछ इनकम रहती है, मतलब कुछ ना कुछ कंजप्शन रहती ही है, खर्चे रहते ही है। तो इस खर्चे को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है? इसको हम ए बोलेंगे, ऐसे खर्चे को, ओके? ऐसे खर्चे को ए बोला जाता है कि यहाँ पर ये अपना वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है, जहाँ पर अगर आपकी एक्स की वैल्यू ज़ीरो भी है, यानी आपकी इनकम ज़ीरो भी है, तब भी आपकी जो है ये ए जो रहेगा वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ओके? अब देखो यहाँ पर आपको नॉर्मली ये लीनियर फंक्शन के अंदर ये बस यही दिखेगा कि मतलब आपका जो स्लोप रहेगा, ये मतलब आपका जो ग्राफ रहेगा, कर्व जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है? तो लीनियर फंक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन रहती है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी समझ लो कि स्ट्रेट लाइन ही रहती है, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहती है। अलग अलग टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं उनके जो ये जो कर्व होते हैं ये अलग अलग होते हैं, स्लोप अलग अलग होते हैं, किसी के ऐसे सीधे होते हैं तो किसी से टेढ़े होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं तो किसी के ऐसे होते हैं, मतलब सबके अलग अलग होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं, तो सबके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसको मैं अभी ये कंजम्पशन फंक्शन समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि इसको थोड़ा अभी डिटेल में अब जब आपका टॉपिक रहेगा तब पढ़ लेना, नहीं तो आप चाहो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आप मतलब इतना समझ लो कि लीनियर फंक्शन जो होता है उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपका जो वेरिएबल एक्स है उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, एंड उसके अंदर आपके पास एक ए होता है। ए मतलब क्या, आपका ऐसा वैल्यू जो एक्स जीरो भी रहेगा तब भी वो रहता है, ठीक है? एंड आपके पास एक बी कोफिशिएंट रहता है जो कि स्लोप दिखाता है, बस हो गया इतना ही, ओके? ये भी समझ आ गया होगा। एंड उसका जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ओके? जैसे आपका डिमांड एंड सप्लाई का कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो वो भी एक लीनियर फंक्शन है। सप्लाई का भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है? तो वो भी एक लीनियर फंक्शन है। उसके बाद आप देखो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन लीनियर फंक्शन आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द लीनियर फंक्शन। मतलब क्या, देखो पहला तो टाइप हो गया अपना लीनियर फंक्शन, दूसरा टाइप होता है नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है? नॉन लीनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइंस नहीं होते, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है? अब देखो नॉन लीनियर में भी अलग अलग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक नहीं होता। तो अब उसको एक एक करके पढ़ेंगे कौन से अलग अलग टाइप्स के जो है नॉन लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको समझना। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक एक करके कि मतलब कि कैसे होते हैं। सबसे पहला बोला गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन वाई इक्वल टू ऐसे रहते हैं ना, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है? आपने ऐसे पढ़ा होगा ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला होता है तो वही, ठीक है? तो यहाँ पर बोला गया वही एग्जांपल दिया गया, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो कंटेन करते हैं स्क्वायर टर्म एक्सपोनेंट टू। मतलब क्या है, जो आपका एक्सपोनेंट होता है यानी एक्स के ऊपर जो रहता है आपके पास टू रहता है, मतलब स्क्वायर का वैल्यू रहता है उसके पास, ठीक है? इन एडिशन टू द लीनियर टर्म, मतलब लीनियर टर्म जो रहता है मतलब अपना यही वैल्यू जो पहले हम डाल रहे थे ए एक्स ए प्लस बी एक्स, उसी के साथ आपको ये भी एक वैल्यू आ जाता है, ऐड कर दिया जाता है एक्स स्क्वायर, तो आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है, ठीक है? इसके अंदर अगर आप ऐड कर दोगे एक्स क्यूब तो आपका एक क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे, ओके? अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है तो वह मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं उनका जो कर्व होता है वो यू शेप में बनता है, ठीक है? ऐसे यू शेप में ऐसे बनता है, नहीं तो ऐसे बनता है, ठीक है? और इसमें भी दो कंडीशंस होती है। देखो अभी अपने बुक के अंदर क्या दिया गया है कि इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा उल्टा, मतलब अजीब दिया है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है, देखो मतलब अजीब नहीं दिया, मतलब सॉरी सही दिया है। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है देखो कि आपकी ये जो वैल्यू है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो सी है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है? कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका जो मतलब जीरो एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर हट ही जाएगा, तब फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी रहेगा, तब तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसलिए आपकी वैल्यू कभी भी सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये एक सिचुएशन है। अब एक और सिचुएशन है कि देखो आपका ये जो आगे बोला गया है, देखो कि आपका ये जो कोफिशिएंट सी जो रहता है, ठीक है? ये जो सी है अगर वो पॉजिटिव होता है, ठीक है? सी अगर पॉजिटिव है तो ऐसे टाइम पर जो है आपका जो मतलब बेसिकली ग्राफ जो रहता है, आपका जो ग्राफ है वो यू शेप में बनता है, ठीक है? यू शेप में बनता है। और अगर आपका ये जो सी है ये नेगेटिव होता है यानी माइनस सी होता है तो आपका जो ग्राफ है वो उल्टा बनता है, ठीक है? ऐसे उल्टा बनता है। कैसे बनता है मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है एवरेज कॉस्ट फंक्शन का, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, देखो ये लिखा गया है वाई एक्स में भी नहीं दिखता होगा, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पर में भी दिखता होगा वाई इक्वल टू
वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया ना तो मतलब हो गया बस, तो एक्स स्क्वायर है तो मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि देखो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया एवरेज कॉस्ट फंक्शन का। अब इसका मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन किस तरीके से समझेगी, तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एवरेज कॉस्ट फंक्शन का। इसका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो इसका शेप जो होता है यू होता है, ऐसे यू होता है। अब एवरेज कॉस्ट का होता क्या है, देखो जैसे अब मैं ग्राफ में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक बना के दिखाता हूँ, ये एवरेज कॉस्ट का नहीं है, दूसरा है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया हूँ। अब जैसे मान लो आपकी इनकम, ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी टोटल खर्चा कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका एवरेज कॉस्ट कितना पड़ जा रहा है, ठीक है, तो उसको एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ एवरेज कॉस्ट फंक्शन के एग्जांपल की मदद से। यहाँ पर ये ग्राफ अलग है, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट का नहीं है, ये अलग है। तो देखो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है कुछ, ओके, इस तरीके से, देखो दिखाता हूँ, हाँ इस तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है, देखो नॉर्मली आपको पता है एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एवरेज कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है। जैसे आप टोटल खर्चा करते हो मान लो 10 लाख रुपए का 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को मान लो बनाने के लिए 1000 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कितना 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके। तो बेसिकली अब देखो मतलब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। तो देखो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं स्टार्टिंग में, अब जैसे आप मशीन कहीं खरीदे जो 1000 प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है, बट आपके पास जो रॉ मटेरियल है स्टार्टिंग में आपके पास कम है, तो आप एक काम करते हो अभी सिर्फ 100 ही प्रोडक्ट बनाते हो, जिसको खर्चा आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल तो सारी चीज़ें लगाकर आपको खर्चा लग जाता है इसको बनाने का 80 रुपये, ठीक है। यानी 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 80 रुपये लग रहा है, यानी एक का एवरेज आपको 8 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हाई है, इस टाइम पर बहुत ऊपर है। बट अब होता है क्या, देखो अब आप रॉ मटेरियल खर्चे खरीद के लेके आते हो और अब 1000 के 1000 बनाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ही बार में 1000 के 1000 बना रहे हो, और अब जो आपको खर्चा लग रहा है वो 800 रुपया नहीं लग रहा है, अब आपको जो खर्चा लग रहा है वो लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मान लो 400 रुपये ही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपका जो अब जो एवरेज जो कॉस्ट है वो सिर्फ 4 ही रुपये है, यानी आपका एवरेज कॉस्ट कम हो गया, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर आप और ज़्यादा बनाना चाहते हो, मान लो अब आप क्या करते हो, एक और मशीन खरीद के लेके आ जाते हो और खर्चा करने की, मतलब आपको प्रोडक्शन और बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उस टाइम पर क्योंकि आपने वापस से और खर्चा किया अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वापस से आपका जो एवरेज कॉस्ट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर से पहले नीचे जाता है फिर नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से यू बन जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं वैसे यू शेप में बनते हैं। अगर आपका जो सी रहेगा वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, यहाँ पर वैसे तो सी लिखा है बस असली में ए जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ए रहता है वो पॉजिटिव रहेगा तो आपका यू बनेगा, और अगर आपका ए जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा तो आपका ऐसे एन बन जाता है, उल्टा इन्वर्टेड यू बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, मैं भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है टोटल रिवेन्यू फंक्शन का, जो कि इन्वर्टेड अपना यू जो रहता है उल्टा यू, उसके लिए एग्जांपल है अपना टोटल रिवेन्यू फंक्शन का। तो उसके बारे में भी आपको मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से बनता है, ये ग्राफ इसका कैसे बनता है, ठीक है। तो वैसे तो मे भी आपको टोटल रिवेन्यू का किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मे भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट के लिए बता देता हूँ, आपको डिटेल में आप चाह सकते हो, मतलब अपने से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स पढ़े तो थोड़ा वो तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो टोटल रेवेन्यू किस तरीके से निकलता है, तो आपको पहली बात तो इस तरीके से डाटा दिया रहेगा कि हाँ आपकी क्वांटिटी कितनी है उस प्राइस के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ओके, क्वांटिटी इज इक्वल टू अपना इस तरह फंक्शन प्राइस का दिया गया है, ठीक है। तो ये जो अपना फंक्शन है दिया गया है। अब ये फंक्शन के हिसाब से पहली बात आप पी की वैल्यू निकालते हो तो कैसे निकलेगा, देखो पहली बात तो ये इसको आप इधर प्लस में लेके आ जाते हो इधर, फिर इस क्यू को इधर लेके चले जाते हो माइनस के अंदर क्यू को, एंड देन अब ये जो 2 है इसको दोनों को डिवाइड कर देते हो, यानी क्या कि p जो है इसको आप 12 से भी डिवाइड कर दोगे, अपना जो 2 है, ठीक है, 12 से भी, एंड आपने क्यू के साथ भी, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा 6 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे नहीं हटेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी p की, ठीक है। अब ये हो गया p की वैल्यू आपको मिल गई। अब उसके बाद देखो अब आपको क्या करना रहता है, अब दूसरा काम रहता है आपको ये पहला एक पॉइंट निकालना जहाँ पर आपकी जो डिमांड है वो भी ज़ीरो है और आपकी जो टोटल रिवेन्यू ज़ीरो रहेगी। मतलब क्या, सबसे पहले आपको ये निकालना है पॉइंट कि जहाँ पर आपकी टोटल रिवेन्यू ज़ीरो होनी चाहिए, पहले आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर पहला तो ये हो जाता है, देखो जब आपकी डिमांड ही ज़ीरो रहेगी तो आपकी टोटल रिवेन्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो पहले तो पॉइंट आपको यही मिल जाता है कि Q इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका टोटल रिवेन्यू भी ज़ीरो हो जाती है।
दूसरा आपको ये निकालना रहता है कि अब एक दूसरा ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी रेवेन्यू तो मतलब नंबर में रहेगी, जीरो नहीं रहेगी, मतलब सॉरी रेवेन्यू बोल रहा हूँ, डिमांड तो आपकी नंबर में रहेगी बट आपकी रेवेन्यू जीरो रहेगी, ठीक है, मतलब आपकी डिमांड हो रही है बट रेवेन्यू जीरो है, ठीक है। तो ऐसा दूसरा पॉइंट में निकालना है आपको, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अब इसको क्या ले लेते हो, ये जो टोटल रेवेन्यू है इसको हम लोग जीरो अज्यूम कर लेते हैं। मतलब देखो हमको क्या निकालना है दूसरे पॉइंट में कि क्वांटिटी कुछ तो होनी चाहिए, लेकिन अपना जो टोटल डिमांड टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर वापस से अगर हम लोग यही फॉर्मूला को लिख देंगे, टी आर जो है टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू, ये जो अपना मेन फार्मूला रहता है। तो यहाँ पर देखोगे तो टी आर क्योंकि जीरो आपको पहले ही पता है, तो यहाँ पर अब पी की वैल्यू जो है ये वाला जो है इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर और क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्यू के साथ में, ठीक है। तो जब आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कुछ ऐसा आंसर आएगा, टी आर क्योंकि आपको पता है जीरो है, तो ऐसे टाइम पर आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप इसे जब प्लस माइनस डिवाइड सारी चीज़ें करेंगे कि मतलब जितनी भी चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू 12 मिल जाएगी, ठीक है। तो क्यू जो रहेगा आपको वो 12 मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको मतलब इससे ये पता चल गया कि जब 12 जब अपनी जो क्यू है उसकी वैल्यू जब हम लोग 12 रखेंगे तो अपना जो टोटल रेवेन्यू रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा आपको ये बताना है कि अब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू किधर रहेगा, ठीक है। तो वो आपको अब बताना रहेगा। तो यहाँ पर लिया गया है क्यू इक्वल टू 6 विच इज़ हाफ बिटवीन जीरो Q0 एंड Q12। मतलब क्या, देखो कि देखो जब हमको निकालना रहता है, जैसे एक पॉइंट है ये जहाँ पर अपना टोटल रिवेन्यू जीरो है, क्वांटिटी भी जीरो है, और दूसरा पॉइंट ये है जहाँ पर अपना टोटल रिवेन्यू जीरो भी है लेकिन अपना कुछ जो क्वांटिटी जो है मतलब डिमांड है वो कुछ है नंबर में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12 है, ओके, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर जीरो है, तो इसके बीच में जो नंबर होता है यही अपना मैक्सिमम नंबर होता है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा आप सोच सकते हो, बीच में नंबर अपना आएगा 6, ठीक है। तो ये जो 6 नंबर है यही अपना बीच का नंबर रहेगा, ओके। तो यहाँ पर अपना P इक्वल टू फिर हम लोग सारी चीज़ें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अपना Q क्योंकि आपको पता चल गया 6 ही है, अपना क्वांटिटी डिमांडेड 6 है, तो जब आप पुट करोगे तो आपको प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी, P आपको जो रहेगा वो मिल जाएगा $3, ठीक है। तो बाद देखो अब ये जो P है इसको भी वैल्यू मिल जाती है, तो अब हम लोग टोटल रिवेन्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल रिवेन्यू का यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होगा, देखो टोटल रिवेन्यू जो रहता है वो निकलता है प्राइस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। तो अब क्योंकि हम लोग को प्राइस मिल गया $3 अपना जो मैक्सिमम है, और अपने पास ये भी है 6 अपना जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगी। टोटल आपकी जो रिवेन्यू रहेगी इस पॉइंट पे वो कितनी रहेगी, तो वो 18 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अब इसको ग्राफ में अगर हम पॉइंट करेंगे तो देखो 3 पॉइंट्स बन रहे। पहला जब जीरो क्वांटिटी डिमांड $0 रहेगा तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जब आपकी डिमांड 6 रहेगी यानी डिमांड इस साइड पे रहेगी, एंड आपका जो ये बेसिकली जो डॉलर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ये 18 पे रहेगा, ठीक है, इतना ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरीके से आप ऊपर लेके जाओगे। एंड देन तीसरा जो पॉइंट रहेगा जहाँ पर आपकी डिमांड तो 12 रहेगी, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन आपका जो बेसिकली रेवेन्यू जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो ज़ीरो रहा, तो ये वाला पॉइंट, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से इन्वर्टेड यू जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। आप इसके बारे में डिटेल में यूट्यूब पे या फिर अदर कॉलेजेस में आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक जो फंक्शंस होते हैं उसके ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। तो मतलब आपको बस पेपर में इतना लिखना रहता है कि जो कोफिशिएंट रहता है सी का, जो कोफिशिएंट सी जो रहता है वो पॉजिटिव अगर होगा तो ऐसे टाइम पर अपना पॉजिटिव रहेगा तो अपना यू बनेगा, और अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो वो इन्वर्टेड यू बनेगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना रहता है, ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, ओके। उसके बाद देखो अब तीसरा जो अपना मतलब सॉरी दूसरा जो अपना जो नॉन लीनियर फंक्शन जो है वो अब है क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले ही कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बस x² लगा दोगे तो आपको वो क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या ऐसा कि y अपना ax है मान लो, फिर प्लस bx² है, और फिर तीसरा मान लो अपना x³ है, ठीक है, cx³ मान लो, या फिर कोई भी खाली x³ भी चलेगा। तो अगर आपके इक्वेशन के अंदर जो आपका x वैल्यू है उसके ऊपर अगर जो उसका एक्सपोनेंट है वो 3 रहता है, ठीक है, क्यूब रहता है, तो ऐसे टाइम पर वो क्यूबिक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे s टाइप में बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो s टाइप में बनता है, इसका भी समझाऊंगा। तो अ क्यूबिक फंक्शन ऑलवेज कंटेन अ क्यूब टर्म, ठीक है, जैसे x³ रहता है, तो ए जनरल फॉर्मूला रिलेटिंग टू x टू y एज अ क्यूबिक फंक्शन इज, यहाँ पर दिया गया है कि जैसे इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला यही रहता है कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला रहता है क्यूबिक इक्वेशन का।
क्यूबिक फंक्शन का। तो अ कॉमन क्यूबिक फंक्शन इन इकोनॉमिक इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट फंक्शन जो होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, यानी ये जो टोटल कॉस्ट है, इसका फंक्शन जो रहता है वो आपका क्यूबिक फंक्शन वाला होता है, ठीक है। ये जो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे एस टाइप में होता है इन विच द कोफिशिएंट सी इज नेगेटिव, जहाँ पर आपका जो कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। अ क्यूबिक कॉस्ट कोफिशिएंट सी जो रहता है अपना नेगेटिव रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिया गया है क्या कि देखो अ क्यूबिक कॉस्ट प्रोडक्ट फंक्शन इज स्पेसिफाइड एज टी सी, यानी टोटल कॉस्ट इक्वल टू ए प्लस बी क्यू माइनस सी स्क्वायर प्लस डी क्यू क्यूब, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपना ये जो सी रहता है वो माइनस में रहता है, हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये इस तरीके से अपना टोटल कॉस्ट का रहता है। इट गिव्स राइज टू एन एस शेप टोटल फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका जो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ रहता है वो एस शेप में रहता है, इसे एस शेप में रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऐसे रहता है। अभी इस तरीके से कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पर ऐसे इसलिए बनता है क्योंकि देखो पहली बात, देखो कोई भी टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकलता है वो देखो, टोटल कॉस्ट दो चीज़ों को प्लस करके निकलता है। टोटल कॉस्ट दो चीज़ों को प्लस करके निकलता है। एक निकलता है पहली बात जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको हम प्लस करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल मतलब देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे खर्चे जो होने ही वाले, जैसे रेंट हो गया, ऐसे रहते हैं ना। अब रेंट है, चाहे आप खर्चा कुछ कुछ मतलब इस्तेमाल करो ना करो, रेंट तो आपको भरना ही रहता है, ठीक है। तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। और वैसे ही अब कुछ वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या कि आपने रॉ मटेरियल लेके आया, आज आपने ज़्यादा रॉ मटेरियल लाया तो ज़्यादा खर्चा होगा, कल कम लेके आया तो कल खर्चा कम होगा। तो वो वेरिएबल होता है वो चेंज होते जाता है। तो जितने भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, जब उनको प्लस कर देते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है टोटल कॉस्ट का, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो लाइन ही रहता है, सीधा ही रहता है, खाली आउटपुट बढ़ते जाता है, कॉस्ट मतलब उतना ही रहता है उसका, वो कॉस्ट ऊपर नीचे नहीं उसका रहता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो अपना जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कैसे रहता है, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब क्या, ये देखो पहली बात जैसे वर्कर का एग्जांपल ले लेते हैं, वर्कर्स का, ठीक है। ये जैसे स्टार्टिंग में मान लो आपने वर्कर्स लेके आए थे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने थोड़े बहुत वर्कर्स लेके आए थे जिसकी वजह से खर्चा कम लग रहा था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अब खर्चा धीरे धीरे क्योंकि आपने प्रोडक्शन बढ़ाते गए, आप सोचे ज़्यादा मेरे को आउटपुट चाहिए, तो क्योंकि पहले देखो पहले आपके पास वर्कर्स जो थे वो थे, तो वो प्रोडक्शन करते जा रहे थे, तो इस हिसाब से आपका जो मतलब ग्राफ है वो इस तरह से बढ़ते जाता है। बट अब इस पॉइंट पर आने के बाद आपके पास जैसे मान लो 10 वर्कर है, तो अब यहाँ पर आने के बाद वो एक एफिशिएंसी लेके आ गए कि अब इसके आगे भी चलेंगे तभी ये वर्कर्स जो है 10 वर्कर जो है वो आपका काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखेगा वो थोड़ा सीधा दिखेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सीधा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स है मान लो जैसे अच्छे से काम कर रहे, मतलब उनकी एफिशिएंसी अच्छे से निकल जा रही है, ठीक है। बट एक पॉइंट आने के बाद अब वो जो वर्कर्स है वो 10 वर्कर्स जो है वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जितना आपको चाहिए। तो ऐसे टाइम पर आपको और खर्चा करना पड़ेगा, यानी और वर्कर्स को लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर आप और वर्कर्स को लेके आओगे तो वहाँ पर फिर आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ बन जाएगा कि स्टार्टिंग में कम था, फिर थोड़ा बीच में एकदम लीनियर चल रहा था, फिर ऊपर एकदम ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। और जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका ये वाला टोटल कॉस्ट का मतलब कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऊपर से क्यों बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि देखो पहली बात आपका फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट और ये दोनों ऐड हो गए, इसके लिए आपका जो टोटल कॉस्ट जो रहेगा वो इस पॉइंट से ही चालू होगा, एंड देन जहाँ तक आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट गया वो वहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये जो मतलब इतना आया रहता है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये समझा गया होगा क्यूबिक फंक्शन जो रहता है वैसे एस शेप में बनता है, ठीक है। एंड अपना ये जो सी रहता है वो माइनस में रहता है, नेगेटिव रहता है, ओके। अब ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पर बताया गया है जो टाइप होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर आपको दिखेगा कि एक एक्सपोनेंशियल मतलब एक अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगी, मतलब एक अचानक से ही ऊपर चला जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये ऐसे जाता हल्का गया फिर ऊपर चला गया एक ही बार में, ओके। अब ये कैसे जाता है तो इसको भी समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर अनदर फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन। ये एक और मतलब टाइप है नॉन लीनियर फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर प्रीविलेंट इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ और डीके at a constant percentage rate. The population size and the compound interest can be modeled using an exponential growth function. It may take the general form of y is equal to a into b, और उसके b के ऊपर जो पावर में रहता है एक्सपोनेंट जो रहता है वो x रहता है, ठीक है। और देखो इसका नाम भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसीलिए रहता है क्योंकि देखो नॉर्मली आपका जो फंक्शन रहता है वो ऐसे रहता है a इज इक्वल टू b और उसके बाद x रहता है एंड देन यहाँ पे कोई नंबर रहता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 है
ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो ये 2 है इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है आपको, जैसे 2 इंटू एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स नहीं है यहाँ पर है मान लो जैसे इंटू 3 और इसके पावर में एक्स है, यानी यहाँ पर जो आपके एक्सपोनेंट में एक्स आ जाता है, वेरिएबल आ जाता है जो एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि आपके जो एक्सपोनेंट रहता है, जो वेरिएबल के जो ऊपर रहता है पावर में, वो एक वेरिएबल होता है, नंबर नहीं रहता। ओके, तो अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे जो नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं वो किस तरीके से ग्रोथ होते जाते हैं। ये पहले एक बैक्टीरिया था, ठीक है, पहले एक बैक्टीरिया था, वो क्या हुआ, उसने दो अपने अपने जैसे दो बैक्टीरिया बना दिए, ठीक है, तो अचानक से ग्रोथ हो गई। उसके बाद अब दो से वो 4 बन गए, ठीक है, अचानक से और ग्रोथ हो गई। फिर 2 से ऐसे 4 से 8 बन गए, तो और ग्रोथ होते गई, और ये ग्राफ एकदम ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं, मतलब एक अचानक से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं एक परसेंटेज में, ठीक है। तो ऐसे जो रहते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, तो देखो अब जैसे ये जो अपना फंक्शन है, इसका एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे अब देखो ये y इक्वल टू 2x दिया गया पावर में, तो यहाँ पर अगर मान लो हम लोग x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, x मान लो 0 है, ठीक है, इस पॉइंट पे x जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे x 0 है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये x की लाइन है, तो यहाँ पर ये 0 है। तो अगर x की जो वैल्यू अगर 0 रहेगी तो हम लोग 2 0 लिखेंगे, और जब कोई भी फंक्शन, कोई भी मतलब नंबर के ऊपर अगर 0 रहता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 आ जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। जैसे अगर 4 रहेगा उसके ऊपर भी 0 रहेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पे पहली बात तो पहला पॉइंट अपना आ जाएगा। उसके बाद अब मान लो अब इसके हम 1 नंबर कर देते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्वायर पे जाते हैं और इस x की वैल्यू अब 1 हो गई, ठीक है। और जब 1 रहती है, आपको पता है 1 रहता है, 1 मतलब कुछ नहीं, तो मतलब वही 2 वापस से आ जाएगा। तो अब ये सीधा 1 से 2 हो गया, ठीक है, अब ये दूसरे पॉइंट पे आ गया। अब ऐसे ही अब मान लो अभी इसको तीसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, यानी अब इस x की वैल्यू को 2 कर देते हैं। तो अब 2 आ गया, 2 के ऊपर 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब तो अब 4 आ जाएगा तो एक ही बार में यहाँ पर ये 2 कदम ऊपर चला जाएगा, 4 पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो वापस से अब ये नेक्स्ट स्क्वायर पे अगर हम जाएंगे, 3 पे जाएंगे, तो अब ये 4 से 5 पे नहीं जाएगा, ये उल्टा सीधा 4 मतलब अपना जो 4 था उससे सीधा 8 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो कह सकते हो ग्राफ जो रहेगा वो ऊपर ऊपर जाते ही जाएगा, डबल डबल होते जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो नॉर्मली जो पॉपुलेशन जो होती है बैक्टीरिया वायरसेस की, जो मतलब उनकी जो ग्रोथ पॉपुलेशन होती है उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनका, ठीक है, कि मतलब कैसे 1 से डबल होते जा रहे थे, उनको किस तरीके से स्टडी करेंगे कि कितने टाइम पीरियड में वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इस हिसाब से स्टडी किया जाता है। उसके बाद लास्ट एक टाइप है जो है लॉग लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है लॉग लीनियर फंक्शन, तो देखो लॉग लीनियर फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो कि मतलब बेसिकली उसके अंदर लॉगरिदम और लीनियर जो है दोनों उसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब क्या, मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले वो पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इन इकोनॉमिक मॉडल जो लॉग लीनियर फंक्शन रहता है इज अ टेक्निक टू अप्रॉक्सीमेट नॉन लीनियर इक्वेशन विथ लीनियर वंस, यानी क्या, कोई एक ऐसा इक्वेशन, जैसे यहाँ पर आपको ये दिखेगा अपना ये एक्सपोनेंशियल वाला इक्वेशन, ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये नॉन लीनियर है, बट इसको हम एक लीनियर फंक्शन बना सकते हैं लॉगरिदम की मदद से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 12th में पढ़ा होगा, लॉगरिदम पढ़ा होगा ना, लॉग का इस्तेमाल करते हैं, लॉग एक्स लॉग वाई, ठीक है, तो वो वाला, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक ऐसे फंक्शन है जिसके अंदर जो नॉन लीनियर है, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल वाला ये नॉन लीनियर है, लेकिन अगर आप इसको लीनियर बना देते हो लॉगरिदम की मदद से, तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जो नॉन लीनियर को लीनियर बना देते हैं लॉग की मदद से, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग लॉग लीनियर फंक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर लॉगरिदम और लीनियर मतलब दोनों के गुण होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको लॉग लीनियर फंक्शन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, लॉग लीनियर फंक्शन आर यूजफुल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डीके, दे प्ले अ रोल इन मॉडलिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और असेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे यहाँ पर यही वाला है, तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया पॉपुलेशन, तो उसी को हम वापस ही इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसको और ज़्यादा सिंपल वे में हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब लॉग लीनियर इस फंक्शन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा
जैसा अब यही वाला है कि आपके पास b है बट इसके ऊपर में x दिया गया है, तो ये इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे? नॉर्मली आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसकी वैल्यू को लेकिन आप लॉग की मदद से निकाल सकते हो। आपको पता होगा लॉग में ये जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है, लॉग में नीचे आ जाता है, तो आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब प्रॉब्लम वही है बट सॉल्व करने का तरीका बस बदल जाएगा और अच्छी तरीके से आपको डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, इसका जो मतलब कह सकते हो ग्राफ जो रहता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, इसके पॉइंट्स ऐसे ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो लीनियर ही बन जाता है, एक नॉन लीनियर को लीनियर बना देते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है लॉग लीनियर फंक्शन अलो अस टू हैंडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप मोर इफेक्टिवली मेकिंग देम अ वैल्यूएबल टूल इन इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, कि नॉन लीनियर फंक्शन को अच्छी तरीके से समझने में मदद करता है। Natural logs are convenient for describing relationship between economic variable. For example, when analyzing a real GDP and oil consumption, using the log of this variable simplify the relationship. ठीक है, मतलब यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के हम एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इससे मदद से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक नॉन लीनियर जो है फंक्शन है उसको लीनियर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a इंटू बी एक्स। ठीक है, अब इसका अगर आप लॉग लोगे तो आपको पता होगा ऐसे आता है, लॉग y आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग y आ जाएगा इधर, उसके बाद ये लॉग a हो जाएगा, अपना लॉग a प्लस हो जाएगा लॉग b। ठीक है, ये अपना b आ जाएगा, मतलब आगे लॉग b हो जाएगा, एंड अपना ये जो ऊपर में है वो x आगे आ जाएगा। ठीक है, मतलब b आगे हो जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है तो ये आगे हो जाएगा, एंड ये जो x है ये पावर से हटकर लॉग के बाजू में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि अब ये जो फॉर्मूला बना है ये एक लीनियर फंक्शन की तरह दिखेगा। ठीक है, जैसे कैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लॉग को हटा दोगे अगर आप तो आपको दिखेगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कुछ ऐसे ही दिख रहा है। तो मतलब एक लीनियर फंक्शन की तरह बन जाएगा एंड आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका स्लोप सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि एक लीनियर फंक्शन और एक लॉग लीनियर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो लीनियर फंक्शन लॉग लीनियर में ये फंक्शन डिफरेंस ये होता है कि देखो दोनों यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों जो साइड्स होते हैं वो लीनियर होते हैं। मतलब उनकी मतलब एक लीनियर, मतलब आप समझ सकते हो कि लीनियर स्केल में होते हैं। दोनों की जो वैल्यू होती है ऐसे उसमें एक्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं रहता, वो 1 ही रहता है। ठीक है, बट लॉगरिथम में नहीं होता ऐसा। ठीक है, लॉग लीनियर ट्रेंड में क्या होता है, इसके अंदर देखो लॉग लीनियर जो फंक्शन होता है उसमें ऐसा होता है अगर उसका ग्राफ बनाओगे तो उसका एक जो स्लोप होता है, मतलब बेसिकली स्लोप बोल रहा हूँ, एक स्केल जो होता है, जैसे ये जो y एक्सिस का जो स्केल है और ये x एक्सिस का स्केल है, तो एक जो स्केल होता है y एक्सिस का वो लीनियर में होता है। ये NIN जो लिखा हुआ है वो log x है। ठीक है, log y, सॉरी ये log y लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक स्केल जो रहता है वो log में रहता है और दूसरा स्केल जो रहता है वो लीनियर में रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये x जो रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ x ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये लीनियर में रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ आने को मिलेगा कि यहाँ पर दोनों जब मिक्स होता है तो इसलिए इसको लॉग लीनियर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हो सकता है आपके कॉलेज में डिटेल में पढ़ाएगा, इससे आपको डिटेल में नहीं समझना, बस इतना समझ जाओ कि जब आपको एक लॉगरिथम के अंदर लीनियर के गुण दिखने लगेंगे, मतलब लीनियर जैसे दिखने लगेगा तो उसी को हम लॉग लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर वो फिनिश होता है। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो, एंड फीडबैक देना मत भूलना। जो भी आपको लगा वीडियो अच्छी लगी और कोई अगर डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे को पता चले कितने लोगों को वीडियो पसंद आई है। लाइक करो और अपना कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो शेयर करना मत भूलना, एंड आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। सो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है, एंड अगर आप वीडियो लेट देख रहे तो हो सकती है इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो राइट साइड में आ गई हो उसकी प्लेलिस्ट, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।